कभी सोचा है, अगर एक लड़की की जिंदगी एक रात में छिन जाए और वही लड़की आगे चलकर कई और जिंदगियों की आवाज बन जाए तो? ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसे प्यार की कीमत चुकानी पड़ी इज्जत से, जिसे मजबूरी में शादी के नाम पर कैद कर लिया गया और जिसे चुप रहने की सजा मिली। लेकिन वक्त बदला, दर्द ने उसे तोड़ा नहीं, बनाया। और जिस आदमी से वो सबसे ज्यादा डरती थी, वही आदमी उसके बदलाव की सबसे बड़ी वजह बन गया। ये कहानी सिर्फ बदले की नहीं है, ये कहानी है गिरकर उठने की, औरत की ताकत की और इंसान के बदल जाने की। पूरा सच जानने के लिए इस कहानी को अंत तक सुनना जरूरी है। रात का सन्नाटा धीरे धीरे गहराता जा रहा था। छोटे से कस्बे की उस पुरानी कॉलोनी में पीली बल्ब की रोशनी के नीचे एक साधारण सा घर था। उसे घर में बैठी थी काव्या। उम्र करीब 19 साल, मासूम सी आंखें, लेकिन दिल में डर का तूफान। उसके सामने खड़ा था उसका बड़ा भाई अमन, जिसकी आंखों में आज भाई का प्यार नहीं, बल्कि जुनून और जिद साफ छलक रही थी। काव्या की आवाज़ कांप रही थी। भैया, वो लोग बहुत ताकतवर हैं, प्लीज़ ऐसा कुछ मत करना कि हम मुसीबत में पड़ जाएं। वो राठौर खानदान की बेटी है। अमन ने गुस्से में अपने बालों को पकड़ लिया। काव्या, पूजा मेरी जिंदगी है। अगर वो मुझे नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। मैं उसके बिना सांस भी नहीं ले सकता। उसकी आंखों में एक अजीब सा पागलपन था, जैसे किसी ने उसकी सोचने समझने की ताकत छीन ली हो। काव्या को उस पल पहली बार महसूस हुआ कि प्यार सिर्फ अंधा नहीं होता, कभी कभी इंसान को हैवान भी बना देता है। काव्या ने धीरे से कहा, भैया, हम जैसे लोग उनके सामने कुछ भी नहीं है। हमारी औकात नहीं है उनसे रिश्ता जोड़ने की। लेकिन अमन पर जैसे किसी बात का असर ही नहीं हो रहा था। मैं पूजा को हर हाल में अपने साथ ले जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। काव्या की सांस अटक गई। तो आप अब क्या करने वाले हो? अमन ने उसे घूर कर देखा। तुम चुप रहो, छोटी हो, छोटी बनकर रहो। वो फोन उठाकर बाहर चला गया। काव्या वहीं बैठी रह गई, सिर पकड़कर। दिल में बस एक ही डर था, भगवान जाने अब उसका भाई क्या करने वाला है। कुछ देर बाद अमन वापस आया। उसकी आवाज़ ठंडी लेकिन खतरनाक थी। काव्या, अपना सामान पैक कर लो, अभी मामा के घर निकल जाओ। काव्या चौंक गई। अचानक? क्यों भैया? अमन ने बिना उसकी आंखों में देखे कहा, क्योंकि मैं पूजा को लेकर जा रहा हूँ। मेरे बाद अगर यहाँ रुकी तो तुझे नुकसान हो सकता है। काव्या की आंखों से आंसू बहने लगे। भैया, मत करो ये सब, वो लोग हमें कहीं भी ढूंढ लेंगे। आपसे हाथ जोड़ती हूँ। अमन ने गहरी सांस ली। आखिरी बार कह रहा हूँ, सवाल मत करो। काव्या समझ चुकी थी, उसका भाई और पूजा भागने वाले हैं। उसके कांपते हाथों ने मोबाइल उठाया। कॉन्टैक्ट लिस्ट में एक नाम चमक रहा था, विक्रम राठौर। उस नाम को देखते ही उसकी धड़कन तेज हो गई। विक्रम, वही आदमी जिसने राठौर हवेली की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा रखी थी। पूजा का सौतेला भाई, सख्त, खामोश और खतरनाक। काव्या की आंखों से आंसू टपकने लगे। अगर वो विक्रम को बता देती है तो अमन मारा जाएगा। अगर नहीं बताती तो एक पूरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। वो रोती रही, सिसकती रही, लेकिन कुछ कर भी नहीं पाई। डर के साथ उसने सामान पैक किया, हर कपड़े के साथ, जैसे अपना डर भी बैग में भर रही थी। उधर राठौर हवेली में विक्रम राठौर अपने जिम में पंचिंग बैग पर लगातार मुक्के मार रहा था। पसीने से पूरा शरीर भीगा हुआ था, आंखों में गुस्सा और अंदर जमी हुई नफरत। अभी अभी उसकी सौतेली माँ ने फिर वही पुराना ताना मारा था, तेरी माँ किसी के साथ भाग गई थी। विक्रम का दिल अंदर से जल उठा। तभी उसका मोबाइल बजा। एक अनजान मैसेज, वक्त कम है, अपनी हवेली संभालो, बहुत कुछ होने वाला है। विक्रम ने मैसेज कई बार पढ़ा, कॉलर किया, लेकिन नंबर स्विच ऑफ। एक अजीब सा डर उसके सीने में उतर गया। उसे नहीं पता था कि ये डर आज उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। रात गहरी हो चुकी थी। पूजा राठौर हवेली की दहरी पार कर चुकी थी। उसके कदम कांप रहे थे। वो जानती थी कि आज वो अपने भाई का दिल तोड़ रही है। विक्रम उसका सगा भाई नहीं था, लेकिन उससे भी ज्यादा प्यार करता था। फिर भी आज पूजा ने सब कुछ छोड़कर सिर्फ मोहब्बत चुनी थी। बस स्टैंड पर अमन पहले से मौजूद था। पूजा को देखते ही उसकी आंखों में राहत आ गई। बिना कुछ बोले दोनों बस में चढ़ गए। दिल्ली से मुंबई, एक नई जिंदगी का सपना। बस में बैठे अमन ने मोबाइल निकाला और काव्या को कॉल किया। काव्या, जो रास्ते से वापस लौट आई थी।
सब ठीक है? अमन ने पूछा। काव्या की आवाज़ टूट रही थी। भैया, अब सब बर्बाद हो जाएगा। अमन सख्त हो गया। जब तक मैं दोबारा फ़ोन न करूं तुम मामा के घर रहोगी। काव्या रो पड़ी। तो क्या मैं आपकी बहन नहीं रही? कुछ पल की चुप्पी के बाद अमन बोला, मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं। काव्या ने फ़ोन काट दिया। उसे नहीं पता था कि ये आखिरी बातचीत है। उसी रात राठौर हवेली में अफरा तफरी मच गई थी। एक नौकर भागता हुआ आया। साहब, छोटी मालकिन गायब है। विक्रम की आंखों में आग भर गई। पूरे इलाके में ढूंढो, सुबह से पहले वो चाहिए। हवेली में सन्नाटा छा गया। पूजा की माँ रो रही थी और विक्रम अंदर से टूट रहा था। जब पूजा का फ़ोन चेक किया गया, एक फ़ोटो पर विक्रम की नज़र टिक गई। पूजा एक लड़के के साथ और पास में एक लड़की, चेहरा ढका हुआ। विक्रम ने दांत भींच लिए। अब ये मामला सिर्फ बहन का नहीं, इज्जत का है। उधर काव्या अपने कमरे में अकेली थी। दिल डर से धड़क रहा था। तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। दरवाज़ा खोलो। उस आवाज़ को पहचानते ही काव्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। विक्रम राठौर। दरवाज़ा टूटा। विक्रम अंदर आया। कहाँ है मेरी बहन? काव्या पीछे हटती गई। मुझे नहीं पता। विक्रम का गुस्सा फूट पड़ा। झूठ मत बोलो, तुम्हारा भाई उसे लेकर भागा है। उसने काव्या को पकड़ लिया। डर, दर्द, चीख, सब एक साथ। अब उसके गुनाह की सज़ा तुम भुगतोगी। और उसी रात काव्या की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। गाड़ी अंधेरी सड़क पर तेजी से दौड़ रही थी। बाहर की स्ट्रीट लाइट्स पीछे छूटती जा रही थीं और अंदर पीछे की सीट पर बैठी काव्या का पूरा शरीर कांप रहा था। उसके मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल पा रही थी। आंखें खुली थीं, लेकिन दिमाग सुन्न पड़ चुका था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी ऐसे मोड़ पर आ जाएगी। वो सिर्फ अपने भाई को बचाना चाहती थी, किसी का अहित नहीं चाहती थी। लेकिन अब वो खुद किसी और के पाप की सज़ा बन चुकी थी। ड्राइवर के पास बैठा विक्रम राठौर एक शब्द भी नहीं बोल रहा था। उसकी आंखें सड़क पर थीं, लेकिन दिमाग में सिर्फ एक ही तस्वीर घूम रही थी। उसकी बहन पूजा हवेली से भागती हुई। उसके हाथ स्टीयरिंग पर कस कर जमे हुए थे। हर सांस के साथ गुस्सा और दर्द बढ़ता जा रहा था। इज्जत, राठौरों की इज्जत, यही शब्द उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहे थे। हवेली पहुंचते ही उसने गाड़ी रोकी। काव्या को खींचते हुए अंदर ले गया। हवेली की दीवारें उस वक्त और भी डरावनी लग रही थीं, जैसे हर ईंट में कोई सिसकी कैद हो। एक अंधेरे कमरे में उसे बंद कर दिया गया। दरवाजे पर ताला लगा। यहीं रहोगी। विक्रम की आवाज़ ठंडी थी, लेकिन उस ठंडक में मौत छिपी थी। जब तक मेरी बहन वापस नहीं आती। दरवाज़ा बंद हुआ और कमरे में सन्नाटा फैल गया। काव्या फर्श पर बैठ गई। आंखों से आंसू निकलते रहे, लेकिन आवाज़ गले में अटक गई थी। हे भगवान, मैंने क्या कर दिया? उसके होंठ बस इतना ही बुदबुदा पाए। उधर बस मुंबई की सीमा में दाखिल हो चुकी थी। तीसरा दिन था। अमन और पूजा एक साथ बैठे थे। पूजा की आंखों में अब भी डर था। अमन, अगर भैया ने हमें ढूंढ लिया तो? अमन ने उसका हाथ थाम लिया। अब कुछ नहीं होगा, बस कुछ घंटे और। मुंबई पहुंचते ही हम शादी कर लेंगे। पूजा ने हल्की मुस्कान दी। उसने सपने देखे थे, एक छोटा सा घर, इज्जत से जीने की आज़ादी, बिना डर। लेकिन किस्मत कुछ और ही लिख चुकी थी। बस से उतरते वक्त सड़क पार करते हुए अचानक सामने से तेज रफ्तार ट्रक आया। सब कुछ एक पल में हुआ। अमन ने पूजा को धक्का दिया, वो दूर जा गिरी, और अगले ही पल ट्रक ने अमन को कुचल दिया। सड़क पर खून फैल गया। पूजा की चीखें आसमान चीरने लगी। अमन, उठो प्लीज़। लेकिन अमन की आंखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी थीं। जिस प्यार के लिए उसने सब कुछ छोड़ा था, वही प्यार अब उसे बीच सड़क पर अकेला छोड़ चुका था। राठौर हवेली में अगली सुबह मातम का माहौल था। विक्रम के पिता महेंद्र राठौर विदेश से लौट आए थे। पूजा के भागने की खबर सुनते ही उनका गुस्सा फूट पड़ा। क्या परवरिश की है तुमने? उन्होंने पूजा की मां पर चिल्लाया। रात में घर छोड़ गई और तुम्हें पता तक नहीं चला? मां रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी। साहब, मेरी बेटी मासूम है। मासूम, जो घर की इज्जत दांव पर लगा दे। उन्होंने विक्रम की ओर देखा। ढूंढो उसे, जिंदा या मरी। विक्रम का चेहरा सख्त हो गया। मिल जाएगी पापा। लेकिन अंदर से वो जल रहा था, गुस्से से, शर्म से, खुद से नफरत से। उधर हवेली के उस अंधेरे कमरे में काव्या की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। न खाना न पानी। कमरे के एक कोने से हल्की सी चांदनी आ रही थी। वो उसी को देखती रहती। भैया,
आपने मुझे क्यों अकेला छोड़ दिया? उसकी आवाज़ दीवारों में खो जाती। दरवाज़ा खुला। विक्रम अंदर आया। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, बस थकान और सख्ती। बताओ, वो कहाँ है? उसने कुर्सी खींचकर बैठते हुए पूछा। काव्या कांपती आवाज़ में बोली, मुझे सच में नहीं पता। विक्रम ने सिगरेट का कश लिया। झूठ बहुत महंगा पड़ता है। काव्या ने हिम्मत जुटाई। आपकी बहन और मेरा भाई दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। विक्रम का हाथ कांप गया। चुप रहो। उसने गुस्से में थाली लात मार दी। इसे खाना भी नहीं मिलेगा। फिर बाहर निकलते हुए चिल्लाया, पंडित को बुलाओ। काव्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब क्या होने वाला है? थोड़ी देर बाद उसे हॉल में लाया गया। पंडित बैठे थे, कुछ आदमी खड़े थे। विक्रम ने सख्त आवाज में कहा, अभी इसी वक्त शादी कराइए। काव्या चीख पड़ी, नहीं, मैं ये शादी नहीं करूंगी। महेंद्र राठौर ने उसे अलग कमरे में खींच लिया। अगर इनकार किया तो तुम्हारे भाई की लाश भी नहीं मिलेगी। काव्या टूट गई और उसी रात बिना उसकी मर्जी, बिना खुशी, काव्या की शादी विक्रम राठौर से कर दी गई। एक रिश्ता जो प्यार से नहीं, बदले से बंधा था। शादी के बाद वो कमरा बड़ा था, लेकिन डर से भरा। विक्रम अंदर आया, गुस्से से भरा हुआ। उस रात जो हुआ, उसने काव्या की रूह तक तोड़ दी। उसकी चीखें हवेली की दीवारों में दफन हो गईं। सुबह जब विक्रम की आंख खुली, उसने पास देखा, काव्या बेहोश पड़ी थी। उसके शरीर पर गहरे निशान थे। विक्रम के हाथ कांपने लगे। मैंने ये क्या कर दिया? उसी पल उसे याद आया, कल रात उसकी सौतेली माँ ने उसे जबरदस्ती कोल्ड ड्रिंक दी थी। दिमाग ठंडा हो जाएगा कहकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। तो क्या मैं नशे में था? पहली बार विक्रम की आंखों में पछतावा उतरा। उसने डॉक्टर बुलवाया। डॉक्टर ने कहा, जान बच जाएगी, लेकिन इसे सुकून चाहिए। विक्रम सिर झुकाकर बैठ गया। हवेली की सुबह उस दिन कुछ अलग थी। बाहर सूरज निकल आया था, लेकिन अंदर हर कोना अंधेरे से भरा हुआ था। काव्या बिस्तर पर बेसुध पड़ी थी। बुखार से उसका शरीर तप रहा था, होंठ सूखे हुए थे और सांसें बहुत हल्की चल रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे जिंदगी बस किसी तरह उसके अंदर टिकी हुई है। कमरे के एक कोने में खड़ी थी बूढ़ी नौकरानी शांता काकी, आंखों में ममता और दिल में डर। वो धीरे धीरे गीले कपड़े से काव्या के माथे पर पानी रख रही थी। बिटिया, आंख खोल दे, भगवान के लिए आंख खोल दे। काव्या की पलकें हिली, लेकिन आवाज नहीं निकली। उसका पूरा शरीर दर्द में जकड़ा हुआ था। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये सब उसके साथ क्यों हो रहा है। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने अपने भाई को बचाने की कोशिश की थी। उसी वक्त कमरे के बाहर कदमों की आवाज आई। विक्रम राठौर धीरे धीरे अंदर आया। उसका चेहरा रात जैसा थका हुआ था। आंखों के नीचे गहरे काले घेरे, माथे पर पछतावे की लकीरें। उसने काव्या को उस हालत में देखा तो उसके सीने में कुछ टूट सा गया। डॉक्टर ने क्या कहा? उसने धीमी आवाज में पूछा। शांता काकी की आंखें भर आईं। बुखार बहुत तेज है साहब, शरीर भी कमजोर हो गया है। विक्रम कुछ पल चुप रहा, फिर बिना कुछ कहे बाहर निकल गया। पहली बार उसके कदम भारी थे। उधर मुंबई के एक सरकारी अस्पताल में पूजा को स्ट्रेचर पर लाया गया। कपड़े गंदे थे, चेहरा सूजा हुआ, आंखें बंद। 2 दिन से उसने कुछ खाया पिया नहीं था। सड़क पर भटकती रही, फिर कुछ गलत लोगों के हाथ लग गई। उसकी जिंदगी भी किसी कैद से कम नहीं रह गई थी। डॉक्टरों ने उसे आईसीयू में शिफ्ट किया। हालत बहुत नाजुक थी। इसी बीच विक्रम को एक अनजान कॉल आया। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से टूटी फूटी आवाज आई, भैया मैं पूजा बोल रही हूं, मुझे बचा लो। विक्रम के हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। पूजा, कहाँ हो तुम? लेकिन कॉल कट चुकी थी। विक्रम की सांसें तेज हो गईं। उसकी बहन जिंदा थी, लेकिन खतरे में। वो बिना देर किए मुंबई निकल पड़ा। हवेली में काव्या की हालत और बिगड़ती जा रही थी। उसे होश तो आने लगा था, लेकिन आंखों में एक अजीब सा खालीपन था, जैसे वो इस दुनिया में होते हुए भी कहीं और चली गई हो। शांता काकी ने धीरे से पूछा, बिटिया कुछ चाहिए? काव्या ने बहुत धीमी आवाज में कहा, मुझे यहाँ से जाना है। काकी की आंखों में आंसू आ गए। बिटिया, दुनिया बहुत बेरहम है। काव्या की आंखों से भी आंसू बह निकले। इससे ज्यादा बेरहम जगह मैंने नहीं देखी काकी।
मुंबई में विक्रम ने पूरी ताकत झोंक दी, अपने कॉन्टैक्ट्स, पुलिस, अस्पताल, हर जगह। आखिरकार उसे पूजा का पता चल गया। जब वो आईसीयू में पहुंचा और अपनी बहन को उस हालत में देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पूजा मशीनों से जुड़ी हुई थी, चेहरा पीला, सांसें मशीन के सहारे। विक्रम पहली बार फूट फूट कर रो पड़ा। मैंने तुम्हें बचाने के चक्कर में किसी और की जिंदगी बर्बाद कर दी, डॉक्टर ने बताया। हमें कोशिश करनी होगी, लेकिन बहुत कुछ भगवान के हाथ में है। विक्रम ने भगवान के सामने सिर झुका दिया। अगर मेरी सज़ा से किसी को बचाया जा सकता है तो मुझे दे दो। कुछ घंटों बाद पूजा को होश आया। उसने आंखें खोली और सामने विक्रम को देखा। भैया, बस इतना ही बोल पाई। विक्रम ने उसका हाथ पकड़ लिया। सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं। पूजा की आंखों से आंसू बहने लगे। अमन, वो मर गया भैया। विक्रम के चेहरे से जैसे रंग उतर गया। क्या? पूजा ने रोते रोते सब बता दिया। विक्रम अंदर से टूट गया। एक तरफ बहन का दर्द, दूसरी तरफ काव्या की तबाह जिंदगी। उसी रात पूजा की हालत अचानक बिगड़ने लगी। डॉक्टर दौड़े, मशीनें तेज आवाज करने लगी। विक्रम बस खड़ा देखता रहा और कुछ ही देर में पूजा चली गई, हमेशा के लिए। विक्रम वहीं फर्श पर बैठ गया। उसकी आवाज तक नहीं निकली। उसकी बहन, उसकी जिंदगी, सब खत्म हो चुका था। उसी रात राठौर हवेली में पूजा की मौत की खबर पहुंची। शांता काकी ने कांपती हाथों से काव्या को पानी पिलाया। बिटिया, छोटी मालकिन नहीं रही। काव्या ने छत की ओर देखा। उसकी आंखों से आंसू नहीं निकले, शायद आंसू भी थक चुके थे। अगले दिन हवेली में चिता जली। विक्रम अपनी बहन की राख अपने माथे पर डाल रहा था। अब मैं राठौर नहीं, बस एक गुनहगार हूं। उसकी आवाज में टूटन थी। उसी रात काव्या अपने कमरे में बैठी थी। दरवाज़ा खुला। विक्रम सामने खड़ा था। इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बस पछतावा। तुम जाना चाहती हो ना? उसने धीमे से पूछा। काव्या चौंकी। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, तुम आज़ाद हो। काव्या की आंखों में पहली बार कुछ और दिखा, हैरानी। वो बिना कुछ बोले उठी, अपना छोटा सा बैग लिया और हवेली से बाहर निकल गई। चांदनी में उसकी परछाई धीरे धीरे गायब हो गई और विक्रम, वो वहीं खड़ा रहा। रात का आखिरी पहर था। ठंडी हवा चल रही थी और आसमान पर आधा चांद टंगा हुआ था। काव्या हवेली के भारी फाटक से बाहर निकल चुकी थी। उसके हाथ में छोटा सा झोला था जिसमें कुछ कपड़े, थोड़े से पैसे और ढेर सारी टूटी हुई यादें भरी थीं। पीछे मुड़कर उसने एक बार भी नहीं देखा। उसे डर था कि अगर पीछे देखा तो उसके कदम रुक जाएंगे और वो फिर उसी कैद में लौट जाएगी। हर कदम के साथ उसका दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन इस डर में भी आज़ादी की एक हल्की सी खुशबू थी। अब जो होगा देखा जाएगा, उसने खुद से कहा और सड़क पर आगे बढ़ती चली गई। कई घंटों के सफ़र के बाद वो एक छोटे से कस्बे के पास पहुंची। सुबह होने वाली थी। मंदिर की घंटी की आवाज़ हवा में घुली हुई थी। वहीं पास एक पुराना सा शिव मंदिर था। थकी हुई, टूटी हुई काव्या वहीं सीढ़ियों पर बैठ गई। उसी मंदिर के पुजारी हरिशंकर जी और उनकी पत्नी कमला देवी सुबह की पूजा की तैयारी कर रहे थे। कमला देवी की नज़र जब काव्या पर पड़ी तो उनका दिल पसीज गया। बिटिया, इतनी सुबह यहाँ अकेली? काव्या कुछ बोल नहीं पाई, बस उसकी आंखों से आंसू बह निकले। कमला देवी ने उसे सहारा दिया, मंदिर के अंदर ले गई। पहले पानी पी, फिर बात करेंगे। उस दिन पहली बार किसी ने काव्या से बिना सवाल किए, बिना शक किए, इंसान की तरह बात की, और यहीं से उसकी जिंदगी का दूसरा अध्याय शुरू हुआ। उधर राठौर हवेली में विक्रम की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। न वो ठीक से खा रहा था, न सो रहा था, बस अपनी बहन की तस्वीर के सामने बैठा रहता। हर बार उसे काव्या की आंखें याद आती, डली हुई, टूटी हुई, और फिर भी चुप। मैंने क्या बना दिया खुद को? वो शीशे में खुद को देखता और नज़रें झुका लेता। एक रात उसने अपनी सौतेली माँ से कहा, मैं ये हवेली छोड़ रहा हूँ। माँ चौंक गई। कहाँ जाओगे? विक्रम की आवाज़ शांत थी। जहाँ इंसान बन सकूं। इधर काव्या धीरे धीरे मंदिर के माहौल में ढलने लगी। हर सुबह फूल तोड़ती, दिए जलाती, घंटियों की आवाज़ में अपने मन की आवाज़ ढूंढती। वो ज़्यादा बात नहीं करती थी, बस चुपचाप अपना काम करती।
लोग उसे अब गौरी कहने लगे थे, एक शांत लड़की जिसकी आंखों में अजीब सा सुकून था। लेकिन उस सुकून के पीछे दर्द अब भी जिंदा था। रात को जब सब सो जाते, वो अकेले बैठकर भगवान से सिर्फ एक ही प्रार्थना करती, किसी और लड़की को मेरी तरह सजा मत देना। विक्रम ने शहर छोड़ दिया, नाम बदल लिया। अब वो विक्रम वर्मा था। उसने अपने गुनाहों से भागने के लिए नहीं, बल्कि खुद को सुधारने के लिए पढ़ाई शुरू की। मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। पढ़ाई आसान नहीं थी, उम्र भी ज्यादा थी और मन अपराध बोध से भरा। कई रातें उसने किताबों के साथ और कई रातें मंदिर के बाहर बैठकर काटी। हर बार उसे काव्या का चेहरा याद आता। अगर वो ठीक हो गई हो, वो बस यही दुआ करता। समय बीतता गया। 6 महीने बाद मंदिर में गौरी यानी काव्या की पहचान बदल चुकी थी। गांव की औरतें उससे अपने दुख साझा करती। कोई रोता हुआ आता, कोई डर के साथ। काव्या सबकी बात सुनती, बिना सलाह दिए, बस सुनती। शायद क्योंकि वो जानती थी, कभी कभी सुन लिया जाना ही सबसे बड़ा सहारा होता है। एक दिन अचानक मंदिर के पुजारी हरिशंकर जी की तबीयत बिगड़ गई। सीने में तेज दर्द, सांस लेने में तकलीफ। गांव में हड़कंप मच गया। काव्या बिना सोचे समझे साइकिल उठाकर पास की नर्सिंग होम की तरफ भागी। डॉक्टर साहब, जल्दी आइए। उसी नर्सिंग होम में सफ़ेद कोट पहने एक आदमी बाहर निकला। थकी आंखें, हल्की दाढ़ी, शांत चेहरा। काव्या की सांस अटक गई। वो विक्रम था। दोनों की नजरें मिली। कुछ पल के लिए वक्त जैसे रुक गया। विक्रम ने धीमे आवाज में पूछा, क्या हुआ? काव्या खुद को संभालते हुए बोली, मंदिर के पुजारी बहुत बीमार हैं। विक्रम बिना कुछ पूछे उसके साथ चल पड़ा। मंदिर पहुंचकर उसने इलाज शुरू किया। दवाइयां दी, इंजेक्शन लगाया। कुछ देर बाद हरिशंकर जी की हालत संभल गई। सबने राहत की सांस ली। विक्रम बाहर आया। काव्या चुपचाप खड़ी थी। तुम ठीक हो? विक्रम ने पूछा। काव्या की आवाज़ ठंडी थी। मैं जिंदा हूं, वही काफ़ी है। विक्रम ने सिर झुका लिया। मुझे माफ़ कर दो। काव्या ने उसकी तरफ देखा। माफ़ी? बहुत भारी शब्द है। आज नहीं। विक्रम कुछ नहीं बोला, बस वहां से चला गया। लेकिन उस दिन दोनों की जिंदगी फिर से एक दूसरे से जुड़ चुकी थी। उस दिन के बाद जैसे किस्मत ने दोनों के रास्ते फिर से पास पास ला दिए थे। काव्या, जिसे अब सब गौरी कहने लगे थे, फिर से अपने रोज़मर्रा के कामों में लग गई। सुबह मंदिर की सफाई, फूल चुनना, दिए जलाना और फिर चुपचाप एक कोने में बैठकर भजन सुनना। लेकिन अब उसके मन में एक हलचल थी, एक बेचैनी, जो उस दिन अस्पताल के बाहर विक्रम को देखकर लौट आई थी। वो खुद से बार बार पूछती, भगवान, आपने उसे फिर मेरे सामने क्यों ला दिया? क्या मेरा इम्तहान अभी ख़त्म नहीं हुआ? उधर विक्रम वर्मा भी चैन में नहीं था। वो उस नर्सिंग होम में काम करता रहा, मरीज देखता, दवाइयाँ देता, लेकिन उसका मन कहीं और भटकता रहता। हर बार जब वो किसी की नब्ज़ पकड़ता, उसे काव्या के कांपते हाथ याद आ जाते। हर बार जब वो किसी दर्द में कराहते मरीज को देखता, उसे अपने गुनाह की तस्वीर दिखती। उस रात उसने बहुत देर तक नींद नहीं ली। छत की ओर देखते हुए बस यही सोचता रहा, क्या इंसान सच में बदल सकता है या उसका अतीत हमेशा उसके पीछे चलता रहता है? अगले कुछ दिनों में वो मंदिर कई बार गया, कभी पूजा के लिए, कभी बस यूं ही। हर बार उसकी नज़र अनजाने में गौरी पर टिक जाती। सफ़ेद साड़ी, बिना किसी गहने के, माथे पर हल्का सा तिलक। वो अब वैसी डरी हुई लड़की नहीं लगती थी, लेकिन उसकी आंखों की गहराई में अब भी बहुत कुछ छुपा था। एक शाम मंदिर में कम लोग थे। हवा हल्की हल्की चल रही थी। घंटियों की आवाज़ दूर तक गूंज रही थी। विक्रम ने हिम्मत जुटाई और गौरी के पास आकर बोला, क्या मैं 2 मिनट बात कर सकता हूँ? गौरी ने उसकी तरफ देखा। बोलिए। विक्रम ने धीरे से कहा, मैं जानता हूँ कि माफ़ी मांगने का मुझे कोई हक नहीं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं अब वही आदमी नहीं हूँ। गौरी की आंखों में हल्की सी सख्ती आई। लोग कहते हैं कि आदमी बदल जाता है, लेकिन दर्द याद रहता है डॉक्टर साहब। विक्रम ने सिर झुका लिया। मैं हर दिन उस दर्द की सज़ा खुद को देता हूँ। कुछ पल के लिए दोनों चुप रहे। मंदिर में अगरबत्ती की खुशबू फैल रही थी। फिर गौरी ने कहा, अगर आप सच में बदल गए हैं तो इसे साबित करने की ज़रूरत नहीं, भगवान सब देख रहा है। विक्रम ने उसकी तरफ देखा। उस पल उसे पहली बार लगा कि शायद भगवान ने उसे पूरी तरह ठुकराया नहीं है।
धीरे धीरे गांव में एक नई चर्चा शुरू हुई। नर्सिंग होम छोटा था, सुविधाएं कम थीं, कई बार मरीजों को शहर भेजना पड़ता और रास्ते में ही कुछ लोग दम तोड़ देते। गौरी ये सब देखती थी और अंदर ही अंदर टूट जाती थी। एक दिन उसने हरिशंकर जी से कहा, अगर यहाँ छोटा सा अस्पताल होता तो कितनी जानें बच सकती थी। ये बात विक्रम के कानों तक पहुंची। उस रात वो देर तक सोचता रहा। उसके पास अब बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था, लेकिन जो था वो हवेली की दौलत से नहीं, उसकी मेहनत से कमाया हुआ था। अगली सुबह उसने मंदिर में सबके सामने कहा, मैं यहाँ एक छोटा सा मुफ्त अस्पताल बनाना चाहता हूँ, गरीबों के लिए। गांव वालों ने एक दूसरे की तरफ देखा। कुछ को भरोसा नहीं था, कुछ को उम्मीद दिखी। गौरी ने पहली बार उसकी तरफ देखकर हल्की सी मुस्कान दी। अगर ये काम सच में गरीबों के लिए है तो मैं मदद करूंगी। विक्रम के लिए ये शब्द किसी वरदान से कम नहीं थे। अस्पताल का काम शुरू हुआ। कोई ईंट लाया, कोई पानी, कोई मजदूरी। गांव के लोग पहली बार किसी काम में दिल से जुड़े थे। गौरी हर दिन वहां जाती, मजदूरों को पानी पिलाती, बच्चों को संभालती। विक्रम दिन रात काम करता, कभी नक्शा देखता, कभी दवाइयों की लिस्ट बनाता। उनके बीच अब ज्यादा बातें नहीं होती थी, लेकिन एक अजीब सा रिश्ता बन गया था। न दोस्ती न दुश्मनी, बस इंसानियत। एक दिन गौरी ने पूछा, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? विक्रम ने बिना सोचे जवाब दिया, क्योंकि अगर मैं किसी एक की भी जान बचा पाया तो शायद मेरी बहन की आत्मा को शांति मिले। गौरी की आंखें भर आईं। उसने पहली बार महसूस किया कि सामने खड़ा इंसान सिर्फ दोषी नहीं, टूटा हुआ भी है। समय बीतने लगा। अस्पताल की इमारत खड़ी हो गई। सफेद दीवारें, छोटा सा वार्ड, दवाइयों की अलमारी। गांव के लोग खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। उसी दिन गौरी ने मंदिर में दीपक जलाते हुए मन ही मन कहा, भगवान, अगर ये इंसान सच में बदल गया है तो इसे रास्ता दिखाते रहना। और शायद भगवान ने सुन लिया, क्योंकि उसी पल दूर अस्पताल में विक्रम ने भी आंखें बंद करके यही दुआ मांगी, हे प्रभु, अगर कभी मुझे माफ कर सको तो इस औरत की वजह से करना। दोनों अलग अलग जगह खड़े थे, लेकिन दुआ एक ही थी। अस्पताल खुलने वाला दिन गांव के लिए किसी त्योहार से कम नहीं था। सुबह से ही लोग नए कपड़े पहनकर आने लगे थे। किसी के हाथ में नारियल था, किसी के हाथ में अगरबत्ती। छोटे बच्चों की आंखों में उत्सुकता थी और बूढ़ों के चेहरे पर सुकून। काव्या, जिसे अब सब गौरी के नाम से जानते थे, मंदिर में पूजा करके सीधे अस्पताल पहुंची। उसने सफेद साड़ी पहनी थी, माथे पर हल्का सा सिंदूर नहीं, बस एक छोटी सी बिंदी। वो सबके बीच खड़ी थी, लेकिन फिर भी अलग लग रही थी। उसके चेहरे पर शांति थी, पर आंखों में अब भी बहुत कुछ छुपा था। विक्रम अस्पताल के गेट पर खड़ा सबको अंदर बुला रहा था। उसकी आवाज में घबराहट भी थी और उम्मीद भी। धीरे धीरे आइए, सबका इलाज होगा। जैसे ही फीता काटा गया, लोगों ने तालियां बजाईं। गौरी ने बस दूर से देखा। उसने कोई तालियां नहीं बजाईं, बस मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया। उसी दिन पहला मरीज आया, एक बुजुर्ग किसान जिनका पैर खेत में कट गया था। खून बहुत बह चुका था। गांव में पहले ऐसे मामलों में लोग भगवान भरोसे छोड़ देते थे। विक्रम ने बिना वक्त गवाए इलाज शुरू किया। गौरी पास खड़ी रही, पानी देती रही, पट्टियां पकड़ती रही। किसान की जान बच गई। उसकी पत्नी रोते हुए गौरी के पैर पकड़ने लगी। बिटिया, तू देवी है। गौरी ने जल्दी से हाथ जोड़ दिए। नहीं काकी, मैं भी आप जैसी इंसान हूँ। लेकिन उस दिन गांव ने उसे अलग नज़र से देखना शुरू कर दिया। अगले कुछ हफ्तों में अस्पताल गांव की जिंदगी का हिस्सा बन गया। रोज नए मरीज आते, कोई बुखार से तपता, कोई दर्द से कराहता। विक्रम दिन रात काम करता, कई बार तो लगातार 24 घंटे जागता रहता। गौरी उसकी मदद करती रही, लेकिन दोनों के बीच अब भी एक दूरी थी। वो दूरी जो शब्दों से नहीं, यादों से बनी थी। एक शाम विक्रम थककर बाहर बेंच पर बैठ गया। सूरज ढल रहा था, आसमान नारंगी हो गया था। गौरी चुपचाप उसके पास आकर बैठ गई। आपको आराम भी करना चाहिए। विक्रम ने हल्की मुस्कान दी। आराम शायद मेरी किस्मत में नहीं है। गौरी ने उसकी तरफ देखा। किस्मत हम खुद बनाते हैं। विक्रम कुछ नहीं बोला, बस सामने देखता रहा। उसी रात एक खबर आई जिसने सब कुछ हिलाकर रख दिया। पास के गांव में आग लग गई थी, कई लोग झुलस गए थे। अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। विक्रम ने तुरंत गौरी को आवाज दी, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। गौरी बिना कुछ पूछे उसके साथ चल पड़ी। रात भर दोनों ने मिलकर घायलों का इलाज किया। किसी की त्वचा जली थी, किसी को दर्द से चीख रहा था। गौरी बच्चों को संभालती, औरतों को पानी पिलाती और कई बार खुद भी रो लेती।
एक छोटा सा बच्चा, शायद 7 साल का, बहुत बुरी तरह जल गया था। डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी थी। गौरी उसके पास बैठ गई, उसका हाथ थाम लिया। डरो मत, मैं यही हूं। विक्रम ने आखिरी कोशिश की। सुबह होते होते बच्चे की सांसें संभल गई। उस पल विक्रम की आंखों से आंसू निकल आए। गौरी ने पहली बार उसे टूटते हुए देखा। अगले दिन गांव वालों ने अस्पताल के सामने दिया जलाया। सबने कहा, ये जगह अब भगवान का घर है। गौरी मंदिर गई, लेकिन आज उसका मन अलग था। उसने आंखें बंद की और कहा, भगवान, अगर किसी का बदलना सच है तो आज मैंने देख लिया। उधर विक्रम अस्पताल में बैठा अपने हाथों को देख रहा था। ये हाथ अब किसी का दर्द देने के लिए नहीं, सिर्फ बचाने के लिए है। लेकिन जिंदगी हर बार सीधी नहीं चलती। कुछ दिन बाद गांव में एक अफवाह फैलने लगी। ये डॉक्टर पहले बहुत बड़ा आदमी था, कुछ गलत किया था। धीरे धीरे बातें बढ़ने लगी। गौरी इसके साथ क्यों रहती है? जरूर कुछ गड़बड़ है। गौरी ने ये बातें सुनी, लेकिन चुप रही। विक्रम को जब पता चला तो उसने फैसला किया। उस शाम उसने गांव वालों को इकट्ठा किया। मुझे आप सबको सच बताना है। गौरी दूर खड़ी सब सुन रही थी। उसका दिल तेज धड़क रहा था। विक्रम ने अपने अतीत के बारे में सब बता दिया, बिना कुछ छुपाए, बिना सफाई दिए। सन्नाटा छा गया। कुछ लोग गुस्से में चले गए, कुछ चुप रहे। विक्रम ने अंत में कहा, अगर आप मुझे यहां नहीं चाहते तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन ये अस्पताल यहीं रहेगा। गौरी की आंखें भर आईं। उसी पल एक बूढ़ा आदमी आगे आया। गलती सबसे होती है, लेकिन जो उसे मान ले वही इंसान होता है। धीरे धीरे लोग वापस आए। अस्पताल बंद नहीं हुआ। उस रात गौरी देर तक सो नहीं पाई। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद इंसान सच में बदल सकता है। लेकिन क्या वो खुद बदल पाएगी? क्या वो अपने दर्द से आगे बढ़ पाएगी? ये सवाल अभी बाकी थे। उस रात के बाद गांव की हवा बदली बदली सी लगने लगी। लोग अब अस्पताल को पहले से ज्यादा अपनाने लगे थे। जो लोग विक्रम के अतीत को लेकर फुसफुसाते थे, वो ही अब इलाज के बाद उसके लिए दुआ करते नजर आते। इंसान जब दर्द से बाहर आता है तो उसे सच और झूठ दोनों साफ दिखने लगते हैं। गौरी सब कुछ देख रही थी। बाहर से वो शांत थी, लेकिन अंदर बहुत कुछ चल रहा था। उसे लगा जैसे उसका दिल 2 हिस्सों में बट गया हो। एक हिस्सा कहता था, बीता हुआ कभी नहीं बदलता, और दूसरा हिस्सा धीरे धीरे फुसफुसाता था, लेकिन इंसान बदल सकता है। एक सुबह मंदिर में पूजा के बाद वो नदी के किनारे बैठी थी। पानी धीरे धीरे बह रहा था, जैसे वक्त। उसने अपने पांव पानी में डाले और आंखें बंद कर लीं। क्या मैं कभी फिर से भरोसा कर पाऊंगी? ये सवाल पहली बार उसने खुद से पूछा। उधर विक्रम भी अकेलेपन से जूझ रहा था। गांव वालों के सामने सच कबूल करने के बाद उसे हल्का तो महसूस हुआ था, लेकिन डर अब भी था। डर इस बात का कि कहीं गौरी उसे फिर से नज़रअंदाज न कर दे। वो अस्पताल के स्टोर रूम में बैठा दवाइयों की गिनती कर रहा था, लेकिन ध्यान कहीं और था। तभी उसने सुना कि बाहर बारिश शुरू हो गई है, तेज बारिश। उसी वक्त एक और खबर आई। पास के पहाड़ी इलाके में एक औरत को तेज प्रसव पीड़ा उठी थी। रास्ता कच्चा था, रात होने वाली थी। गांव वालों ने कहा, डॉक्टर साहब, रास्ता बहुत खराब है। विक्रम ने बिना सोचे कहा, अगर अभी नहीं गए तो देर हो जाएगी। गौरी ने भी सुना। वो तुरंत उठी, मैं भी चलूंगी। विक्रम ने उसकी तरफ देखा। रास्ता मुश्किल है। गौरी की आवाज़ शांत लेकिन पक्की थी। दर्द उससे ज्यादा मुश्किल होता है। बारिश में भीगते हुए दोनों जीप में बैठे। रास्ते में कीचड़, पत्थर, फिसलन सब कुछ था। कई बार जीप बंद होते होते बची। गांव दूर पीछे छूट गया। गौरी रास्ते भर उस औरत के बारे में सोचती रही, जिसे वो जानती तक नहीं थी, लेकिन फिर भी उसकी पीड़ा उसे अपनी सी लग रही थी। जब वो झोपड़ी तक पहुंचे तो हालात बहुत खराब थे। औरत दर्द से चीख रही थी, घरवाले घबराए हुए थे। विक्रम ने तुरंत काम संभाला। गौरी ने औरत का हाथ पकड़ा। डर मत, सब ठीक होगा। कई घंटे की मेहनत के बाद आखिरकार बच्चे की रोने की आवाज़ गूंजी। सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। औरत ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, डॉक्टर साहब और बहन, आप दोनों भगवान हो। गौरी ने बच्चे को देखा। एक नई जिंदगी। उस पल उसके दिल में कुछ पिघल गया। वापसी में बारिश थम चुकी थी। आसमान साफ था। जीप एक जगह रुकी क्योंकि रास्ता टूट चुका था। दोनों बाहर आकर खड़े हो गए। चारों तरफ सन्नाटा था। विक्रम ने धीरे से कहा, आज अगर तुम साथ न होती तो शायद।
गौरी ने उसकी बात बीच में काट दी। आज की बात आज तक रहने दीजिए। कुछ पल चुप्पी रही। फिर विक्रम ने कहा, मैं रोज खुद से लड़ता हूं, उस इंसान से जो मैं पहले था। गौरी ने पहली बार उसकी तरफ सीधे देखा। मैं भी रोज खुद से लड़ती हूं, उस डर से जो मेरे अंदर बैठा है। दोनों की आंखों में नमी थी। अगले कुछ दिनों तक गौरी ने विक्रम से दूरी नहीं बनाई, लेकिन ज्यादा पास भी नहीं आई। वो अब उसे एक इंसान की तरह देख रही थी, ना कि सिर्फ अपने दर्द की वजह। गांव की लड़कियां गौरी के पास आने लगी। कोई अपने डर बताती, कोई अपने सपने। गौरी उन्हें सुनती और कहती, अगर तुम्हें गलत लगे तो आवाज उठाना, चाहे पूरी दुनिया चुप क्यों ना हो। उसकी बातें गांव में फैलने लगी। कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आया। ये लड़की ज्यादा बोलने लगी है, ऐसी बातें होने लगी। विक्रम को जब पता चला तो उसने साफ कहा, जो सच बोले वही सबसे ज्यादा खतरनाक लगता है। एक दिन अचानक काव्या के मायके से खबर आई, उसका भाई रोहन गांव आया था, कई सालों बाद। गौरी का दिल जोर से धड़कने लगा। रोहन मंदिर के बाहर खड़ा था। दीदी? गौरी की आंखों से आंसू बह निकले। तू जिंदा है? दोनों गले लगकर रो पड़े। रोहन ने कहा, मुझे सब पता चला, मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा। गौरी ने कुछ नहीं कहा, बस आसमान की तरफ देखा। विक्रम दूर खड़ा सब देख रहा था। उसे समझ आ गया कि गौरी की जिंदगी में वो बस एक हिस्सा है, पूरी कहानी नहीं। रोहन ने विक्रम की तरफ देखा। आप वही हैं ना? विक्रम ने सिर झुका लिया। हाँ। कुछ पल की खामोशी के बाद रोहन ने कहा, अगर आज मेरी दीदी यहाँ खड़ी है तो शायद भगवान ने आपको बदल दिया है। विक्रम की आंखें भर आईं। उस रात गौरी और रोहन देर तक बात करते रहे। पुरानी बातें, पुराने जख्म। रोहन ने पूछा, अब आगे क्या सोचा है? गौरी ने गहरी सांस ली। अब मैं भागना नहीं चाहती, अब मैं खड़ी रहना चाहती हूँ। वो जान चुकी थी, माफ़ी एक दिन में नहीं होती, लेकिन बदलाव अगर सच्चा हो तो रास्ता जरूर निकलता है। अगली सुबह गांव में हलचल कुछ ज्यादा ही थी। रोहन के आने की खबर धीरे धीरे फैल चुकी थी। लोग फुसफुसा रहे थे, सवाल कर रहे थे, लेकिन कोई सीधे कुछ नहीं पूछ रहा था। गांव की गलियों में चलते हुए गौरी को पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि अब वो सिर्फ एक सहमी हुई औरत नहीं रही, बल्कि एक ऐसी आवाज़ बन चुकी है जिसे लोग सुन तो रहे हैं, समझ अभी नहीं पा रहे। रोहन ने बहन को ध्यान से देखा। दीदी, तुम बहुत बदल गई हो। गौरी हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, बदलना जरूरी था रोहन, वरना मैं टूट जाती। रोहन ने सिर हिलाया। मैं तुम्हें वापस ले जाना चाहता हूं, अपने साथ। ये शब्द गौरी के दिल में चुभ गए। वो जानती थी कि रोहन का इरादा नेक है, लेकिन उसका रास्ता अब कहीं और मुड़ चुका था। मैं अभी नहीं जा सकती, उसने शांत आवाज में कहा। रोहन चौंक गया। क्यों? क्या वो आदमी? गौरी ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। ये बात किसी आदमी की नहीं है, ये मेरी है। उधर अस्पताल में विक्रम अपने काम में लगा हुआ था, लेकिन उसका ध्यान बार बार गौरी और रोहन की तरफ चला जाता था। उसे डर था, कहीं गौरी हमेशा के लिए यहाँ से न चली जाए। उस दिन अस्पताल में एक और बड़ा मामला आया। गांव की एक लड़की सीमा, जो कई दिनों से बीमार थी, अचानक बेहोश हो गई। उसके घरवाले उसे झाड़ फूक में उलझाए हुए थे। विक्रम ने जब सुना तो तुरंत गौरी के साथ उसके घर पहुंचा। सीमा की हालत नाजुक थी, तेज बुखार, सांस लेने में दिक्कत। विक्रम ने साफ कहा, इसे अभी अस्पताल ले जाना होगा। घर वालों ने विरोध किया। लड़की है, लोग क्या कहेंगे? गौरी का चेहरा सख्त हो गया। अगर ये मर गई तब लोग क्या कहेंगे? उसकी आवाज में इतना दम था कि सब चुप हो गए। सीमा को अस्पताल लाया गया। सही इलाज मिला और कुछ ही घंटों में उसकी हालत संभल गई। सीमा की मां रोते हुए गौरी के पैर पकड़ने लगी। तो नहीं होती बिटिया, तो मेरी बेटी। गौरी ने उसे गले लगा लिया। अब किसी को भी यूं चुप मत रहने देना। ये घटना गांव में आग की तरह फैल गई। अब लोग गौरी को सिर्फ मंदिर की लड़की नहीं, एक हिम्मत वाली औरत के रूप में देखने लगे। लेकिन हर बदलाव के साथ विरोध भी आता है। कुछ गांव के बड़े लोग इकट्ठा हुए। ये लड़की लड़कियों को बिगाड़ रही है, और वो डॉक्टर भी। रोहन ने ये बातें सुनी। उसने गौरी से कहा, दीदी, यहाँ रहना अब सुरक्षित नहीं लग रहा। गौरी ने गहरी सांस ली। अगर मैं डर कर चली गई तो ये सब फिर से शुरू हो जाएगा। उस शाम पंचायत बैठी। पूरा गांव जमा था। एक बुजुर्ग ने कहा, औरत का काम घर संभालना है, अस्पताल नहीं। गौरी आगे आई। उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन आवाज नहीं।
अगर औरत का काम सिर्फ घर होता तो हम पैदा कैसे होते? पूरा मैदान सन्न रह गया। उसने आगे कहा, मैं कोई बगावत नहीं कर रही, मैं बस इतना कह रही हूं कि इलाज, इज्जत और जिंदगी सबका हक बराबर है। विक्रम दूर खड़ा सुन रहा था। उसकी आंखों में गर्व था, लेकिन डर भी। पंचायत ने फैसला टाल दिया, लेकिन संदेश साफ था, रास्ता आसान नहीं होगा। उस रात रोहन ने अपना फैसला सुना दिया, दीदी, मैं यहीं रहूंगा जब तक तुम यहाँ हो। गौरी की आंखें भर आईं। तू अब बड़ा हो गया है। रोहन मुस्कुराया, आपकी वजह से। विक्रम ने पहली बार खुद को बाहरी महसूस नहीं किया। उसने बस इतना कहा, अगर किसी को मुझसे दिक्कत है तो मुझसे बात करे, गौरी से नहीं। गौरी ने उसकी तरफ देखा। उस नज़र में पहली बार भरोसे की एक हल्की सी परछाई थी। कुछ दिन बाद सीमा खुद अस्पताल आई। अब वो मुस्कुरा रही थी। दीदी, मैं नर्स बनना चाहती हूँ। गौरी का दिल भर आया। बनोगी, ज़रूर बनोगी। उसी पल गौरी ने समझ लिया, उसका रहना यहाँ किसी एक इंसान के लिए नहीं, बल्कि आने वाली कई जिंदगियों के लिए ज़रूरी है। और विक्रम, वो अब सिर्फ अपने गुनाहों से नहीं लड़ रहा था, वो एक बेहतर इंसान बनने की लड़ाई लड़ रहा था। रात को मंदिर में अकेली बैठी गौरी ने आंखें बंद की। भगवान, अगर यही मेरी सज़ा है तो मुझे मंजूर है। और शायद पहली बार उस सज़ा में उसे शांति महसूस हुई। वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। गांव में पंचायत के बाद कुछ दिन अजीब खामोशी रही। कोई खुलकर विरोध नहीं कर रहा था, लेकिन नज़रें सवाल पूछ रही थी। गौरी ये सब समझ रही थी। अब वो पहले जैसी डरी हुई लड़की नहीं थी, लेकिन अंदर कहीं न कहीं पुराने जख्म अब भी हरे थे। हर सुबह मंदिर की घंटी के साथ उसकी आंख खुलती। वो भगवान के सामने हाथ जोड़ती और खुद से कहती, आज भी डट कर खड़ी रहना है। रोहन अब गांव में ही रुक गया था। वो अस्पताल के छोटे मोटे काम संभालने लगा, दवाइयाँ लाना, मरीजों को सहारा देना, और जब भी कोई पंचायत या दबाव की बात होती, बहन के साथ दीवार बनकर खड़ा हो जाता। एक दिन उसने गौरी से कहा, दीदी, पहले मैं आपको बचाना चाहता था, अब समझ आया कि आप खुद ही बहुतों की ढाल बन चुकी हो। गौरी हल्की सी मुस्कुराई। कभी कभी इंसान मजबूरी में मजबूत बन जाता है। उधर विक्रम भी अंदर ही अंदर एक बड़े फैसले की तैयारी कर रहा था। गांव में अस्पताल चल रहा था, लोग भरोसा करने लगे थे, लेकिन उसके मन में एक टीस थी, अधूरापन। एक शाम उसने गौरी से कहा, मैं शहर जाकर एक काम करना चाहता हूँ। गौरी ने उसकी तरफ देखा। किस लिए? विक्रम ने गहरी सांस ली। मैं अपने खिलाफ केस दर्ज करवाना चाहता हूँ, जो मैंने किया उसका सच। ये सुनकर गौरी का दिल जोर से धड़क उठा। क्यों? विक्रम की आवाज़ स्थिर थी। क्योंकि अगर मैं सच में बदलना चाहता हूं तो कानून से भाग नहीं सकता। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर गौरी ने कहा, ये फैसला बहुत भारी है। विक्रम ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन ज़रूरी है। विक्रम शहर गया। उसने अपने पुराने नाम, अपनी पहचान, सब कुछ सामने रखा। जो हुआ था उसे छुपाया नहीं। खबर आग की तरह फैल गई। गांव में फिर हलचल मच गई। डॉक्टर जेल जाएगा? अस्पताल बंद हो जाएगा? लोग डर गए। गौरी ने सबको एक जगह इकट्ठा किया। अस्पताल किसी एक इंसान का नहीं है, ये गांव का है। उसकी आवाज़ में अब डर नहीं था, सिर्फ भरोसा था। कुछ हफ्तों बाद फैसला आया। विक्रम को सज़ा मिली, पूरी नहीं, लेकिन आसान भी नहीं। कानून ने माना कि उसने अपराध किया था, लेकिन ये भी देखा कि उसने खुद सामने आकर सच कबूला, कई जिंदगियां बचाईं और भागा नहीं। उसे सख्त निगरानी में सामाजिक सेवा की सज़ा मिली। विक्रम जेल नहीं गया, लेकिन आज़ाद भी नहीं रहा। जब वो गांव लौटा तो चुपचाप अस्पताल में अपने काम पर लग गया, अब पहले से भी ज्यादा। एक शाम गौरी मंदिर में बैठी थी। विक्रम पास आकर खड़ा हुआ। अब तुम क्या सोचती हो? उसने धीरे से पूछा। गौरी ने सामने जलते दीपक को देखा। मैं अब किसी फैसले में जल्दबाजी नहीं करना चाहती। विक्रम ने सिर झुका लिया। मैं इंतज़ार कर सकता हूँ, पूरी जिंदगी। गौरी ने उसकी तरफ देखा। ये इंतज़ार मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए होना चाहिए। उस रात गौरी ने पहली बार अपने दिल से एक बोझ उतरते महसूस किया। माफ़ी नहीं दी थी, लेकिन नफ़रत भी नहीं बची थी। समय बीता। अब सीमा नर्सिंग की ट्रेनिंग लेने लगी थी। गांव की और लड़कियां भी पढ़ने लगी। अस्पताल में अब 2 और नर्सें थीं। लोग दूर दूर से इलाज के लिए आने लगे। गांव की पहचान बदल रही थी।
एक दिन पंचायत ने फिर बैठक बुलाई। इस बार माहौल अलग था। बुजुर्ग वही थे, लेकिन आंखों में विरोध नहीं था। पंच ने कहा, अगर ये बदलाव गौरी की वजह से है तो हमें उस पर गर्व होना चाहिए। गौरी की आंखें नम हो गईं। उसी शाम रोहन ने कहा, दीदी, अब मुझे शहर में नौकरी मिल गई है। गौरी ने उसे गले लगाया। जा, लेकिन कभी भूल मत जाना कि तू कहाँ से आया है। रोहन मुस्कुराया। ये गांव मेरी पहचान है। आखिरी दृश्य, मंदिर के सामने वही पुरानी सीढ़ियां। शाम का वक्त, गौरी दिया जला रही थी। विक्रम थोड़ा दूर खड़ा था। घंटी बजी। गौरी ने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, मैं अब शिकार नहीं हूं, मैं गवाह हूं कि इंसान गिर सकता है, लेकिन अगर चाहे तो उठ भी सकता है। उसने आंखें खोली। विक्रम ने दूर से ही हाथ जोड़ दिए। कोई हक नहीं जताया, कोई दावा नहीं किया, सिर्फ सम्मान। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा अंत था।